बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। चार बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी, इसमें कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर नामी शख्स इमरान खान साहब से मिले जी, जेल में तफ्तीश की है उनसे, कुछ इन्वेस्टिगेट किया जी, और उसकी तफसील डेफिनेटली मैंने आपको बतानी। लेकिन उससे ज़्यादा अहम कुछ और ख़बरें भी हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन और ऑपरेशन शुरू हो रहा है जी, और जिस पे थोड़ी देर के लिए सुस्त रवि आई हुई थी डॉलर को नीचे लाने में, और स्मगलिंग के मामलात में अंदर थोड़ी सुस्ती आ गई थी, और अब वो उसके ऊपर नया प्लान वाजे हो गया जी। वो शराइत तमाम पूरी कर ली गई हैं IMF के उस प्लान के बाद। इस प्लान से मुतल्लिक आपको बताना है कि किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है ये, इसको मिस ही नहीं कर सकते हम लोग। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब और अब शेख रशीद साहब से मुतल्लिक भी अब सब लोग सफाइयाँ बल्कि बहुत ही ज़्यादा साफ करें। सफाइयाँ करते करते भी बहुत ज़्यादा गंद मचाई जा रहे हैं। अब पता नहीं इन लोगों की अकल का क्या मातम करें, समझ नहीं आ रही है लोग क्या करें। तो पहले शेख रशीद साहब से ही शुरू कर देते जी। एक उनकी तरफ से मुबैना इंकशाफ हो, कि मैं मुबैना कह देता हूँ क्योंकि उनकी तरदीद उन्होंने कलमा पढ़ के खुद भी कह दिया जी। और फिर उसके बाद खोसा साहब ने बताया कि नहीं, शेख रशीद ने मुझे खुद बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। अब मुनीब फारूक साहब, जिन्होंने शेख रशीद साहब को इंटरव्यू लिया था चिले के बाद, और वो सब कुछ आपको याद है, वो सफाइयाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। और मज़े की बात ये कि जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि शेख रशीद को इंटरव्यू के दौरान मार पड़ रही थी, शेख रशीद साहब कहते कि मैं क्रेन से भी वज़नी हूँ, और मुझे जब मार रहे थे उन्होंने कहा ये मर जाएगा। और फिर कागज़ वागज़ मैंने मुंह में डाले बाथरूम जाके, जो मुझे लिख के दिए गए थे इंटरव्यू के दौरान। ये सारी बातें जिन्होंने ब्रेक की थी वो अम्मार मसूद साहब थे ना, VTV वाले जी। वो मुनीब फारूक की सफाइयाँ ना, हाँ जी, वो आगे शेयर करते हुए पाए जा रहे हैं। यानी इतने सारे सीधे हो गए। उन्होंने एक तो माफ़ी मांग ली कि जनाब मेरे रिपोर्टर को गलती हो गई सुनने में शेख रशीद की गुफ्तगू। उसके बाद बहरहाल वो हो गई। अच्छा, मुनीब फारूक कोई शक नहीं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बहुत मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि आदिल शाहजेब का हाल देख लिया ना, डॉन वाले जी, जिन्होंने खान अब्बासी का इंटरव्यू किया था। अब उनकी हालत सबने देख ली कि उनके साथ क्या हुआ। इवन मोतीउल्लाह ने जो कर दिया, मोतीउल्लाह साहब ने, तो वो भी कोई छोटी चीज़ तो नहीं थी ना। तो अब लिखी गई तारीख में जो जिसकी हैसियत थी। तो अब मुनीब भाई ने भी अपना मामला को क्लियर करना है। तो मुनीब फारूक साहब ने रात को तलत हुसैन साहब के ना प्रोग्राम में सफाइयाँ पेश की हैं, और सफाइयों में ही बहुत गंद डाल दिया यार। यकीन जानिए, ना ही सफाइयाँ पेश की जाती तो ज़्यादा बेहतर था। और सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। वो कहते हैं कि शेख रशीद साहब जब इंटरव्यू के लिए आए थे ना, इस दौरान वो बार बार ये कहते हुए नजर आए दौरान इंटरव्यू से पहले कि भाई मेरा बरम रखिएगा, मुझे जलील मत कीजिएगा, बस इमरान खान से मुतलिक कोई सवाल नहीं कीजिएगा, जो कुछ किया इमरान खान ने किया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सर, शेख रशीद के जिन लोगों ने इंटरव्यू लिए हैं, जिसमें मैं भी बेशतर उनके इंटरव्यू ले चुका हूँ, शेख रशीद साहब की ये टोन ही नहीं है। ये एक मजबूर आदमी की टोन है, ये एक लागर आदमी की टोन है, ये एक तकलीफ में आदमी की टोन है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं मुझसे वो सवाल नहीं करना, मुझे ये पता चल रहा है कि एक बंदे को ज़बरदस्ती इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, अकॉर्डिंग टू मुनीब फारूक साहब की जो वजाहतें उनके हिसाब से। मतलब एक बंदे को पता है कि इंटरव्यू में उसको रोलना है, इन्होंने इंटरव्यू करने वाले ने, क्योंकि उसका एजेंडा है ये, उसको रोस्ट करना है, क्योंकि मुझे बिठाया इसलिए गया है। जब उसको सब कुछ पता है तो वो मजबूरन इंटरव्यू दे रहा है। इसका यही मतलब, और कोई मतलब तो नहीं है। भाई क्यों कहेगा कि भाई मुझे आपने ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, जबकि वो अपनी खुशी से नहीं आए तो तभी कर रहा है ना। ठीक है। अच्छा, वो बल्कि मुनीब फारूक सफाइयाँ देते देते कन्फर्म कर रहे हैं शेख रशीद साहब के मामला। तो शेख रशीद साहब ने ही कहा था कि मुबैना अपने उस बयान में कि मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा था, मुझे इंटरव्यू के लिए बिठा दिया गया। पहला शेख रशीद साहब से मुतलिक मुनीब साहब ने कहा कि जी वो बेहतरीन लिबास पहन के आए थे, गुची के जूते थे उनके, और ना ही उनको दौरान इंटरव्यू किसी ने डराया, ना ही धमकाया, और ना ही मारा, बल्कि वो शेख रशीद साहब ये चाह रहे थे कि मेरी सियासत बच जाए। ये सारे जुमले कितने कमज़ोर हैं शेख रशीद साहब की पर्सनैलिटी को देखते हुए, उनकी सियासत को देखते हुए, उनके मामला को देख के। मेरा ख्याल है कि आप बेहतर समझते हैं, मुझे आप फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की ना गेम सारी ख़राब कर दी है।
और आपको पता है नून लीग भी कहती है हमने किसी से इत्तेहाद नहीं करना, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की अपनी सियासत होगी, हमारी अपनी होगी और ये वो ना। और फिर इस्तेकाम पार्टी ने भी हल्की हल्की बताई, फिर दौसा शिकमान साहब कहती है इस्तेकाम पार्टी ने किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, क्या है क्या नहीं ना। अच्छा, मैं उनकी बातों पर कैसे वैसे इतना यकीन कर लूँ। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब से जिन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में उनका साथ दिया था, उन्हें नून लीग का टिकट देंगे। ठीक है जी, यानी वो लोग जो इमरान खान के गद्दार थे, वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की थी, यानी पीटीआई के वो तमाम लोग, उन तमाम को नून लीग की टिकट मिलेगी। ठीक है, वो हमने वैसे भी देख लिया था ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब के, उनका क्या हाल हुआ था, लेकिन टिकट मिलेगी, जिनमें मुल्तान, फैसलाबाद और डीजी खान के लोग शामिल हैं। ठीक है जी, वो कह रहे हैं इसके अलावा बलूचिस्तान, कराची और केपी के में भी लोगों को साथ मिलाकर चलेंगे। अच्छा, बड़ी खबर ये, एक तो पूरा ग्रुप था ना जिन्होंने अदम एतमाद में हुआ था, एक तो पूरा ग्रुप था जहांगीर खान तरीन साहब का ना, जिसमें पंजाब में हमजा शहबाज साहब को इलेक्शन जितवाया था, जिसमें पूरी पूरी बसें भर भर के फ्लैटिस होटल में जा रही थी, इजलास हो रहे थे। याद है आपको जहांगीर खान तरीन? पूरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उस वक्त वजूद में तो नहीं थी, मगर ये तमाम अफराद थे ना जो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। जी हाँ, याद आ गया आपको? जी हाँ। तो इसका मतलब है वो सारे के सारे तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, तो उसमें उनको नून लीग ने टिकट देनी है। और बाकी 9 मई के बाद वैसे ही इस्तेकाम पार्टी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो मतलब टिकट इस्तेकाम पार्टी को लोगों को मिलेगा। ये कहा जाएगा कि वहाँ सीट एडजस्टमेंट हो गई। तो बता दिया जी ख्वाजा आसिफ साहब ने कि असल गेम है क्या, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, मगर हाँ बड़ों की ए टीम है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अब समझ आई कितनी डीप गेम है ये सारी। हाँ, ये मामला तो ऐसे चले हैं, ये खुद ही लोग बता रहे हैं। मज़े की बात, कोई ये इंकशाफ कोई और गैर नहीं कर रहा, ये खुद कर रहे हैं। गैर करे तो शक करे, ये खुद ही बताई जा रहे हैं कि ये दरअसल हुआ क्या था। अच्छा अच्छा, नैब की टीम, मैं ज़रा उस आसिम मुनीर साहब तक पहुँच जाऊँ। नैब की टीम ने इमरान खान साहब से 1.5 घंटा 180 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब से तफ्तीश की। वो तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी थी, नहीं तो नैब के जज ने कहना था भैया आप तो मुझसे जिस्मानी रिमांड मांग रहे, तफ्तीश लेने भी नहीं पहुँचे। तो अगले 2 दिन भी इन्हीं लोगों ने तफ्तीश करनी है। नैब के अफसरान का नाम मैं आपको बताता हूँ। एक का नाम है आसिम मुनीर। ठीक है जी, मेरा तमिल सही है बिल्कुल, आसिम मुनीर है एक अफसर का नाम। एक है मियाँ उमर नदीम और एक है हारून और नूरुल अमीन। जी हाँ, नूरुल अमीन बलोच, ये हैं प्रोसिक्यूटर मेरा ख्याल है। तो ये साहब हैं जी, और ये तफ्तीश के लिए पहुँचे इमरान खान, और अगले 2 दिन भी इन्होंने तफ्तीश करनी है नैब हुकाम ने 180 मिलियन पाउंड केस में। दूसरा एक ख़बर अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान के, और मुआहदा तय पा गया है। अहदाफ पाकिस्तान ने पूरे कर लिए हैं, और अब $70 करोड़ हुकूमत को मिलेंगे, $70 करोड़ हुकूमत को मिलेंगे। और वो जो रिक्वेस्ट थी और जो रिक्वायरमेंट्स थी वो तमाम की तमाम पूरी कर ली गई हैं। अब मैं आपको ख़बर बताता हूँ, अब क्रैकडाउन का दायरा वसी कर दिया जाएगा डॉलर माफिया के ख़िलाफ़। डॉलर हर हाल में $250 से नीचे लेके आना ही आना है। ठीक है जी, ये मेरे पास खबर है, मैं आपको दे रहा हूँ कि अब डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा, और स्मगलर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा जो स्पेशली अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में गुड्स स्मगल कर रहे हैं उनसे। ईरान वाला मामला में पेट्रोल ज़रूर आएगा, बाकी चीज़ें तो बलूचिस्तान का एक बहुत हिस्सा जहाँ पूरी की पूरी ग्रॉसरी ईरानी गुड्स की होती है, वहाँ हुकूमत ने मेरे ख्याल है थोड़ी सी इजाज़त दी हुई है। तो ये सब चीज़ें इवन हाँ जी, फोर्ट मनरो वगैरह की साइड पे भी ना, मैं उधर गया हूँ तो उधर बेशतर आइटम्स ईरानी थी। मैंने पूछा कहाँ, तो उन्होंने कहा बलूचिस्तान के रास्ते आती हैं। तो ये सब चीज़ें थी, तो स्मगलर्स के खिलाफ होगा ये अब क्रैकडाउन, आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है जी, ये सब करना ही करना है इन्होंने। यहाँ तो ये हो गया जी। अब सुन लें जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सूरत हाल बड़ी संजीदा भी होगी, बड़ी पेचीदा भी होगी। मुझे थोड़ा सा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता, थोड़ी सी मुझे मज़ाहिया भी लग रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ना इमरान खान साहब के जेल में ट्रायल को ना कानूनी करार दिया था, तो जिस पर डिविजनल बेंच बना था, और 2 रुकनी बेंच ने इस फैसले को कलअदम करार दिया कि भाई किस तरह हो सकता है ये साइफर केस का ट्रायल, और ये खुफिया समात कैसे हो सकती है जेल के अंदर। फिर वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो फिर आज जुमरात के दिन ये ट्रायल है, जुमरात तक स्टे दिया था ये 2 रुकनी बेंच ने। तो अब फैसले में साइफर केस का ना तफसीली फ़ैसला आ गया जी। अब उसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, जिसमें उन्होंने ट्रायल को कहा, उन्होंने हिदायत कर दी है जो जज अबुल हसनात ज़ुल्कुरनैन साहब को, कि 4 हफ्तों में साइफर केस का
मामला निपटाया जाए, यानी 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल किया जाए। और अब ये माजी में नवाज़ शरीफ साहब को ये गिला होता था, ठीक है। अब इमरान खान साहब के लिए एक ये टाइमलाइन दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल हसन जुल्कुनैन साहब को कि 4 हफ्तों में ये मामला जो है ट्रायल कंप्लीट किया जाए, यानी केस को निपटाया जाए। तो देखते हैं क्या है। और अब अपनी उस पोजीशन को क्लियर कर रहे हैं कि मैंने तो जेल का जो ट्रायल था वो सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कहा था। मैं तो जेल हुकाम से ही कह रहा हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उधर आने दिया जाए। अब देखते हैं, सहाफ़ियों को आने की इजाज़त दी जाती है क्योंकि स्टे तो वैसे भी है और आज 2 रुकनी बेंच ने फैसला करना है, मगर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के अपने हुक्म का जो तफसीली फैसला है, मेरा मतलब ये था। अब देखें, सहाफ़ियों को आने की इजाज़त दी जाती है, सिर्फ फैमिली के 5 अरकान आ सकते हैं, तो बड़ा मैटर करेगा ये सब चीज़ें। तो ये तमाशा बन रहे हैं जी, अजीबो गरीब किस्म के काम करके। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।